तो जो पेपर हमारे सामने है, दिस इज पेपर 3, अक्टूबर नवंबर 2024, जो मैंने आपके सामने खोला हुआ है। और आपको बताया 1 आवर 45 मिनट का ये पेपर होता है। पेपर 3-1 है जो हमारे सामने इस वक्त है। और इसकी केस स्टडी टीसी के नाम से है। हम जरा केस स्टडी को एक दफ़ा देख लेते हैं और फिर उसके बाद विल मूव टू द क्वेश्चंस, भी उन्हें भी देखने की कोशिश करते हैं कि उनमें क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। जैसे अगर आप पहला सवाल देखें तो आपको नजर आएगा कि दिस इज बेसिकली एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान, जो कि उन्होंने बनाया है फॉर द न्यू रेंज ऑफ चॉकलेट बार्स। उस पर ये सवाल है। तो अभी यहाँ इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी और बाकी केस स्टडी में। ओके जी, टीसी इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये हमें लिखा हुआ मिल गया। ये एक हमारे लिए एप्लीकेशन हो सकती है। दैट हैज़ मैन्युफैक्चर प्रीमियम क्वालिटी चॉकलेट्स in country R for 15 years. The directors know the business faces significant competitive pressures over the next 2 years. They plan to improve TC's efficiency and competitiveness. यहीं से काफ़ी एप्लीकेशन हमें मिल जाएगी। वो क्या हमने प्लानिंग की है? A new product range they are introducing, improving the effectiveness of human resource management, improving quality, increase international sales, introducing TQM। ये सब उनकी प्लानिंग में शामिल है। This what they are going to do. इसके साथ साथ मार्केटिंग न्यू प्रोडक्ट रेंज। अच्छा जी, टीसी हैज ग्रोन ऑर्गेनिकली, द डायरेक्टर्स नेवर सेट स्मार्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। Marketing a new product range, TC sells its chocolates in boxes of 4 to 24 individual pieces. TC prices are high and reflect the top quality ingredients. ये हमें पता चल गया कि प्रीमियम प्रोडक्ट है। Hand decorating and luxurious packing, the boxes are sold to retailers and online outlets that match the top quality image. Okay जी। Marketing director thinks that TC could use the knowledge to provide lower cost chocolate bars. The bars would be sold in supermarket to sell their own brand value products. ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि वो क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में। और उसके साथ साथ calculation show that the profit margins would satisfactory, and she will develop marketing plan to be approved for the board of directors। तो ये इसके अलावा मार्केटिंग के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। यस, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन। इस बेस पे अगर हम देखें तो ये सवाल हमसे पूछा गया है, एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान टू द न्यू रेंज ऑफ चॉकलेट बार्स। हमें पता है 8 नंबर के सवाल में 8 मार्क्स का ही पहला क्वेश्चन होता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन डिवाइडेड होता है 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस में। तो ये हमारे मार्क्स हैं। नॉलेज में हम यहाँ पे क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं? हमें पता होना चाहिए कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। हमें पता होना चाहिए मार्केटिंग प्लान क्या होता है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए हमें। जो स्मार्ट गोल्स हैं या सिंपल गोल्स बिजनेस के या मार्केटिंग गोल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग मिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज भी मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था और उनको मैंने यही कहा कि आप A2 का नॉलेज तो यूज़ करें ना, A1 के A2 के सवाल करते हो। ये ना हो कि A2 के सवाल करते हो खाली 4 Ps लिख के आ जाए। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग मिक्स का नॉलेज आपको यूज करना चाहिए। मार्केट रिसर्च का आपको नॉलेज यूज करना चाहिए इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए। एप्लीकेशन हमने सारी की सारी देख ली है। 2 ही पॉइंट्स इसमें हमें रेज करने होते हैं, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो मिसाल के तौर पर हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो अगर हम देखें तो उनका मार्केटिंग प्लान काफ़ी इंटीग्रेटेड है। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देयर ओन वैल्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट है। एक कस्टमर ख़ास रेंज को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी उन्होंने डिसाइड कर रखी है। तो ये काफ़ी उनका जो प्लान लग रहा है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड प्लान लग रहा है। अब इस इंटीग्रेटेड प्लान बनाने का फ़ायदा ये होगा कि ऑल पीस विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और कंपनी का सिमिलर इमेज जो है वो मार्केट में डेवलप हो जाएगा। आपने जो फार्मूला है वो याद रखना है, जो सर आसिफ ने आपको सिखाया है कि आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। आईसी और आईसी वाला फार्मूला है, तो आपने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कि इनका जो मार्केटिंग मिक्स है वो इंटीग्रेटेड है या कोऑर्डिनेटेड है। उसकी बेस पे आपने कॉज बताया, यहाँ से केस स्टडी से आपने लिया कि उनके जो पीस हैं, प्राइस और उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और डिपार्टमेंट भी उससे इंटीग्रेटेड है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपने उसको अप्रूव भी करवाना है। और फिर उसका इम्पैक्ट आपने बताया। तीसरा जो आपके एनालिसिस का पार्ट होता है, तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि बिजनेस का एक सिमिलर इमेज क्रिएट हो जाएगा मार्केट में
और फिर उसके कॉन्सिक्वेंस बता दिए कि उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि उनकी एक सर्टेन रेपुटेशन डेवलप हो जाएगी और कंज्यूमर मार्केट में उनको एक उस रेपुटेशन की वजह से आइडेंटिफाई किया जाएगा जो ऑलरेडी उनकी पॉपुलर है, और वो जो उनके प्रॉफिट मार्जिन हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये आपने एनालिसिस इसकी करती है। तो एक आप ये पॉइंट रेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप एक और रेज कर सकते हैं। आप ये रेज कर सकते हैं कि जो बेनिफिट इन्हें होगा अपने मार्केटिंग प्लान बनाने का, कि इन्होंने मार्केट रिसर्च कर रखी होगी सारी की सारी, और रिसर्च में इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि प्रोडक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब अपना ये मार्केटिंग प्लान बनाएंगे तो वो फुल प्रूफ होगा, वो एरर फ्री होगा। और जब वो एरर फ्री होगा तो इनकी प्रोडक्ट जो नई ये लॉन्च कर रहे हैं वो मार्केट में क्विकली, यानी चॉकलेट बार जो है क्विकली पॉपुलर हो जाएगी, इनको कंपैरेटिव एडवांटेज भी मिल जाएगा। दो ही लिखने होते हैं, लेकिन अगर आप एक तीसरा लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि अ, अगर ये एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स बना रहे हैं, या आप ये लिखें कि अगर इन्होंने एक मार्केटिंग प्लान बना लिया है तो फिर ये एफिशिएंट वेज को आइडेंटिफाई कर लेंगे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो एरर्स हैं वो कम करेंगे ये, और इनकी कॉस्ट जो वेस्टेजेस पे ऊपर इनकर होनी है वो कम इनकर होएगी, और उसका रिजल्ट निकलेगा कि ये जो बिजनेस है वो रिलेटिवली अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से नई चॉकलेट बार्स को बेच के हाईली प्रॉफिट जो इनका ऑब्जेक्टिव भी है वो अचीव कर सकेगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ये तीन मैंने लिख दिए, दो ही आप लिखेंगे, तीन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अगला जो सवाल हमसे पूछा गया वो ये है कि एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ टीसीएफ इन्वेस्टिंग इन एआई फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा जी, अगर हम बात करें इस पैराग्राफ की जो अगला ही हमें गिवन है, तो हम इसमें देखेंगे कि उसने हमें बताया कि टेम्बो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वांट्स टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआरएम। ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो इन्वेस्ट करना चाहता है। हमने यहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैंने सिलेबस पढ़ाते हुए आपको बताया भी था कि जो नई चीज़ें हमारे उसमें ऐड हो रही हैं उनके टेस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चैट बोर्ड्स वहाँ पे मैंने पढ़ाए थे, इसके अलावा अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम्स हमने पढ़े थे, और डिफरेंट चीज़ें जो एआई एचआर में यूज़ कर रही हैं एआई के साथ मिलके, उनके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पे भी उसने बताया है कि एम्प्लॉय की सिलेक्शन मेथड से लेके वर्चुअल रियलिटी वीआर, आपको याद होगा मेरे नोट्स में स्पेसिफिकली जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी है मैंने वीआर का जिक्र स्पेसिफिकली उसमें किया हुआ है। एम्प्लॉयज इंडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ही रिसर्च दैट इनिशियल कॉस्ट ऑफ एआई सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग स्टाफ टू यूज इट। Tembo believes that TC has the finance required for the investment. However, he is aware that implementation of AI does not guarantee return on investment. उन्होंने कहा पैसे तो हमारे पास हैं, लेकिन उनके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बहुत जल्दी, ये जरूरी नहीं है। तो उस पर उसने सवाल पूछ लिया, एनालाइज टू बेनिफिट्स। बहुत ही सिंपल सा सवाल, एआई को यूज करने के दो बेनिफिट्स बताएं। तो हम एआई को यूज करने के दो बेनिफिट्स उन्हें बता देंगे। पहला बेनिफिट मिसाल के तौर पे एआई को यूज करने का हम ये बताएंगे कि अगर ये एआई को यूज करना पड़े तो जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का उसने आप बताया था ना, यहाँ पे ये देखें, तो हम क्या उसका बेनिफिट होगा पहला, कि जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। और वो उसकी वजह हम ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना रिक्रूटमेंट कॉस्ट, उसका कॉस्ट बताएंगे कि ट्रैवलिंग कम करनी पड़ेगी लोगों को, उनके लिए अरेंजमेंट्स कम से कम करनी पड़ेगी, उनको आना नहीं पड़ेगा, ये हमने कॉस्ट बता दिया। और फिर इम्पैक्ट बताया कि वो जो कॉस्ट उनकी सेव होगी उसकी वजह से उनकी ओवरऑल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और ओवरऑल कॉस्ट कॉस्ट कम होने की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हमने कॉन्सिक्वेंस बता दिया। तो इस तरह से हमने अपना पहला एनालिसिस जो है वो कर दिया, और अगर हम ये चारों बातें लिखेंगे तो हम लेवल 2 एनालिसिस पे पहुंचेंगे। इसी तरह चैट बोट्स को हम यूज कर लें फॉर एग्जांपल, कि अगर ये चैट बोट्स इंस्टॉल करते हैं और सॉफ्टवेयर उनके इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के दिमाग में होते हैं और एचआर को उनको ईमेल्स लिख लिख कर रिप्लाई करना पड़ता है। तो अगर ये कर लेंगे चैट बोट्स को इंस्टॉल, तो उसमें बहुत हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस ये लोग फीड कर देंगे। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो जो एचआर की इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगी, और बड़ी जल्दी से उनको आंसर उन सब चीज़ों के मिलने लग जाएंगे जो उन्हें चाहिए होगा। और साथ लिख भी देंगे कि बहुत कॉमन से क्वेश्चन ही वो लोग पूछ रहे होते हैं, तो वो एक कॉमन से आंसर उन्हें मिल सकते हैं। इसी तरह फीडबैक का बहुत अच्छा सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर लें। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है सीवीज को प्रोसेस करने की, एम्प्लॉयज़ को असेस करने की, वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो डिसएडवांटेज इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एडवांटेज उसने दो पूछे,
तो वो फिर आप उन्हीं दो एडवांटेज को लिखें और फॉर्मूला याद रखें कि आइडेंटिफाई करें, उसका कॉज बताएं, उसका इम्पैक्ट बताएं, उसका कॉन्सिक्वेंस बताएं जो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और आपका एक एनालिसिस जो है वो इससे कंप्लीट हो जाता है। So give me a minute. तो बच्चों अगला सवाल जो हमसे पूछा गया है वो बहुत ही सिंपल है, कुछ कैलकुलेशन उसमें है। एसेट टेस्ट रेशियो को हमने कैलकुलेट करना है। एसेट टेस्ट रेशियो का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इससे हम जो है वो एसेट टेस्ट रेशियो अपनी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इस सवाल में अगर हम देखें तो हमें करंट एसेट्स गिवन है सारे के सारे। इन्वेंट्री करंट एसेट्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, कैश होता है। तो इन्वेंट्री तो हमने माइनस ही करनी थी तो उसे ऐड ही नहीं करते, इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। दैट इज 1.4 प्लस 0.6, और जो है डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है, वो कौन सी हैं, एक ही है मेरा ख्याल है, दैट इज ट्रेड पेबल्स। इसके अलावा तो कोई और है नहीं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो बस इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.67 रेशो 1। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये दिस इज द वे वी राइट इट। बच्चों याद रखो एक बात, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर हम नंबर्स, परसेंटेजेस, न्यूमेरिक्स, वैल्यूज साथ नहीं लिखते तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलते। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि 0.67 रेशो 1 लिखने के पूरे दो नंबर हैं। अगर आप 0.67 लिख देंगे खाली तो आपको एक नंबर मिलेगा, आपको पूरे दो नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह किसी आंसर में कोई परसेंटेज है, कोई यूनिट है, कोई डॉलर्स हैं, कुछ भी है, वो अपने साथ लाजमी तौर पे, क्वांटिटी है साथ लाजमी तौर पे लिखना है, वरना आपके मार्क्स खाम में डिडक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अगला सवाल उसने हमसे पूछा है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, और स्पेसिफिकली उसने डेज में पूछा है। तो यहाँ पे हम उसको डेज में कैलकुलेट करके दे देते हैं। हमें इसका फार्मूला आना चाहिए सबसे पहले, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल सॉरी कैलकुलेट करने का। तो ट्रेड रिसीवेबल का बच्चों ट्रेड रिसीवेबल इन टर्नओवर डेज का फार्मूला है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का फार्मूला बच्चों हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स टाइम्स 365। इससे हमारे पास निकल आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास रिसीवेबल गिवन है, यस ये गिवन है 1.4 हमें गिवन है। इसके अलावा डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स भी हमें गिवन होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल्स 5 हमें गिवन है, तो 1.4 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 365, तो ये हमारे पास आ गया 102 डेज। तो याद रखना है यहाँ पे भी डेज आपने लाजमी तौर पर साथ लिखना है जो उसकी एक्चुअल मेजरमेंट है। तो ये हमें 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ से भी मिल गए। तो ये दो कैलकुलेशन थी हमने कर ली। अगला सवाल उसके ऊपर बेस करके और थोड़ा और भी चीज़ें उसमें शामिल है। उसने हमसे पूछा है इवेल्युएट द मेथड्स टीसी कुड यूज टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी। हमें यहाँ लिक्विडिटी का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। 12 नंबर का ये सवाल है और उसको हमने इवेल्युएट करना है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर हम ये देखें कि उसने ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा, तो विल कम टू नो कि the directors want to improve the liquidity of TC. The current interest rate in country R is high. At the last board of directors considered the information, ये सारी हमें मिल गई थी, और करंट रेशो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दैट इज एसेट टेस्ट रेशो दैट इज 0.67। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप करंट रेशो भी निकाल सकते हैं जिसका फार्मूला करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज है। उससे भी आपको पता चल जाएगा बिजनेस की लिक्विडिटी की पोजीशन का, और उसको निकाल के आप अपने आंसर के अंदर यूज भी कर सकेंगे। वैसे अगर आप निकालेंगे तो दैट इज 1.1 रेशो 1, तो ये भी आपके पास आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशो शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1.5 होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो रिस्की है। और ये जो आपने एसिड टेस्ट रेशो निकाली है ये भी ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, अगर ये 1 से कम है तो ये भी रिस्की है। तो यहाँ पे हम लिक्विडिटी पे सवाल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 12 नंबर का। उसकी मार्क स्कीम क्या होती है, 2+2+2+6 होती है। 2 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर एनालिसिस और 6 फॉर इवेल्युएशन। 6 नंबर इसमें इवेल्युएशन के हैं। तो आपने याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द फोकस जो आपका आंसर डेवलप करते हुए होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए, इवेल्युएशन के ऊपर होना चाहिए।
अच्छा जी। तो नॉलेज में हम क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे? नॉलेज में हम प्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले कि जो लिक्विडिटी है वो क्या होती है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, आंसर में उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह हम करंट रेशो का नॉलेज यूज़ कर सकते हैं, एसेट टेस्ट रेशो का नॉलेज यूज़ कर सकते हैं, हम जो है वो कैश फ्लो का नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा नॉलेज है जो इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन में भी ढेर सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं जो भी हमने पढ़ी हैं। जैसे कि ऊपर हमने एसिड टेस्ट रेशो कैलकुलेट की है, दैट इज 0.67, वो हमारी एप्लीकेशन होगी। ये मैंने आपसे करंट रेशो भी कैलकुलेट कराई है, 1.1:1, ये भी हमारी एप्लीकेशन होगी। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई है उस कंट्री में, ये लिखना भी एप्लीकेशन कंसिडर होगा। ठीक है, इसके अलावा इस टेबल में से कुछ भी और इन्फॉर्मेशन यूज करें, नॉन करंट लाइबिलिटीज के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं, ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके टू हैं उसके मुतल्लिक, क्रेडिट सेल्स को आप यूज करना चाहते हैं लिक्विडिटी के साथ, तो ये जो क्रेडिट सेल्स हैं ये भी आपकी एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओवरहेड कॉस्ट है, एक्सपेंसेस हैं आपके सारे के सारे, वो भी आपकी जो है वो एप्लीकेशन कंसिडर होगी। अब हम आएंगे सवाल की तरफ और हम एनालिसिस की तरफ, तो हम देखेंगे कि इवेल्युएट मेथड्स, तो हम कोई एक मेथड बताएंगे और उसको इवेल्युएट कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम पहले तो यही करेंगे, एक मेथड बता के उसको इवेल्युएट करें। जैसे कि मैं एक मेथड बताता हूँ कि इसको क्या कर लेना चाहिए, अपनी जो ओवरहेड कॉस्ट है उसको कम कर लेना चाहिए, इससे मेरी एप्लीकेशन भी हो जाएगी ओवरहेड कॉस्ट को कम करने के नाम पे, और दूसरा साथ ही साथ मैं एक मेथड भी बता दूंगा, और फिर इसको मैं इसमें बताऊंगा कि अगर ओवरहेड कॉस्ट कम करें तो उसकी वजह से उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बिजनेस जो है वो, उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, उनके पास कैश अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन साथ ही हम इसको फ़ौरन ही इवेल्युएट कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने इवेल्युएशन पे ही सवाल पूछा है, तो बताएंगे कि सवाल ये है कि ओवरहेड कॉस्ट किन चीज़ों पे इनकर हो रहे हैं, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एक्चुअली कम भी की जा सकती है कि नहीं, अगर तो कम की जा सकती हैं तो गुड सी, नहीं की जा सकती हैं तो ये कोई बहुत इफेक्टिव वे नहीं होगा। एक दूसरा वे हम ये कर सकते हैं कि अगर उनके पास कोई, मिसाल के तौर पे अनयूज्ड एसेट्स हैं, ठीक है, ये एक वे हमने बताया। दूसरा वे हम बताएंगे, कोई अनयूज्ड हमारे पास एसेट्स हैं जो हम डिस्पोजल कर दें उनको, उससे कैश जनरेट हो जाएगा और उस कैश से हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन साथ ही इसको अब इवेल्युएट कर दें कि डिपेंड करता है कि अनयूज्ड एसेट्स उनके पास हैं कितने, और क्या वो यूज भी किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते, और क्या उनको बेचने पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, इसी तरह जो ये देखें कि हमारे जो पेबल्स हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको फिर इवेल्युएट कर दें। तो ये जो भी पॉइंट आप लिखें साथ ही इवेल्युएट आप करें इसको, तो ये गुड हो जाएगा। फिर फाइनल इवेल्यूशन की तरफ आए, कंक्लूजन की तरफ आए, और कोई एक मेथड, कोई वन मेथड जो है आप वो रिकमेंड करें कि मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा मेथड हो सकता है। जैसे कि मैं होता तो मैं ये कहता कि एक्सपेंसेस कम करना सबसे अच्छा मेथड हो सकता है फहद ये कहता कि जो है वो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स जो है वो रिड्यूस करना सबसे इफेक्टिव मेथड हो सकता है, या कोई और बच्चा कुछ और भी कह सकता था। फिर उसके ऊपर बताएं, लेकिन ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि वो कौन सा मेथड यूज कर सकता है। मिसाल के तौर पे उसके कॉस्ट, उसके एक्सपेंसेस उसके कंपेटिटर के मुकाबले में कितने ज्यादा हैं, उसको कम करने से, क्योंकि इसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी शामिल हो सकती हैं, उनकी सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसके साथ साथ ये कि हमें अपने जो एसेट्स हैं, जो नॉन करंट एसेट्स हैं, जो करंट एसेट्स हैं, उनके बारे में फर्दर डिटेल चाहिए ताकि कोई क्लैरिटी के साथ कमेंट हम कर सकें कि कौन से वाला एक्सपेंस कम किया जा सकता है। कोई इन्वेंट्री के अगर एक्सपेंस कम होने हैं तो क्या ये देखना है कि क्या जस्ट इन टाइम पॉसिबल थी बिजनेस के लिए या नहीं थी। तो फिर एक कंक्लूजन फाइनली दे दें कि मेरे ख्याल में ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस भी आई बिलीव कि एक्सपेंस कम करना ही इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द बिजनेस टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू इम्प्रूव द कैश फ्लो सिचुएशन। आपके कुछ सवाल आ रहे हैं, वो क्लास को जरा रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और उन्हें